जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें दूसरों की मदद करने का मौका मिलता है। उस समय हम समर्थ हों या असमर्थ, सेवा जरूर करनी चाहिए। ये काम भगवान की पूजा जैसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं तो नतीजे हम आपको दिखाते हैं जनमत में। और जनमत में हर बार की तरह बड़े मुद्दे आपके लिए लेकर आए, चाहे वैक्सीन की बात हो, चाहे गंजों के द्वारा गंजापन दूर करने वाले वो जिहादी जो तेल बेच बेचकर अमीर बन गए और वो धोखा था, मानसरोवर का मामला भी उठाएंगे, संसद की बात करेंगे और बिजली चोरी का विषय तक भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन आज क्योंकि जनमत आपका कार्यक्रम है, जनता का कार्यक्रम है, आपका मुद्दा सबसे पहले हम लेकर आए हैं। आज बात करेंगे एक बीमारी की और उसके बड़े इलाज की घोषणा की जनमत में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपके लिए फ्लोर ग्राफिक्स नहीं है, लेकिन आपको हम बताते हैं पहली कहानी। जनमत में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिससे हर आम आदमी को राहत की सांस मिलेगी। इस दुनिया की सबसे घातक बीमारी यानी कि कैंसर की वैक्सीन बन चुकी है। जो कैंसर होता है ना, जिसको सुनकर आप डर जाते हैं, कई परिवार में भी किसी को हो जाए तो सब अपना मुंह ऐसा बना लेते हैं कि भाई अब आगे क्या होगा, ये बहुत महंगा हो जाएगा, मृत्यु हो सकती है। उसकी वैक्सीन बन चुकी है। जी हाँ, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हमने कैंसर की वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली है। इसकी जानकारी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर आंद्रे काप्रिन ने रेडियो पर दे दी। रूसी न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस वैक्सीन को अगले साल से रूस के नागरिकों को फ्री में यानी मुफ्त में लगाया जाएगा। डायरेक्टर आंद्रे ने बताया कि रूस ने कैंसर के खिलाफ अपनी mRNA वैक्सीन विकसित कर ली है। रूस की इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से पता चला है कि इससे ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद मिलती है। कैंसर क्या होता है? कैंसर एक ऐसी ग्रोथ होती है जो आपको नहीं चाहिए, एक ट्यूमर होता है। इससे पहले इस साल की शुरुआत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बताया था कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बेहद करीब है। तो पुतिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और पुतिन की टीम ने वो करके दिखाया भी। अब क्या होती है mRNA वैक्सीन, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। बिल्कुल एकदम ऐसे क्लास की तरह चलेगा, आप सब बातें समझ जाएंगे कि वैक्सीन का फायदा नुकसान सारी चीजें आपको बताएंगे। mRNA या मैसेंजर RNA इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारी सेल्स यानी कोशिकाओं में प्रोटीन बनाती है। इसे आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हमारे शरीर पर कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो mRNA टेक्नोलॉजी हमारी सेल्स को उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे इम्यून सिस्टम को जो जरूरी प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है और हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले ज्यादा जल्दी वैक्सीन बन सकती है। इसके साथ ही इससे शरीर की इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित ये कैंसर की पहली वैक्सीन है। फर्स्ट इंजेक्शन कह लीजिए, वैक्सीन कह लीजिए, कैंसर के लिए mRNA टेक्निक की। कैंसर होने के बाद वैक्सीन लगेगी, ये भी आप समझ लीजिए। अगले ग्राफिक्स पर भी हम आपको चलते हैं लेकर कि भाई कैंसर होने के बाद ये कैसे लगेगी वैक्सीन। ये दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद लगाई जाएगी, वरना वैक्सीन आमतौर पर पहले ही लगाई जाती है। फिर चाहे आप पोलियो ड्रॉप्स की बात करें या फिर कोरोना की वैक्सीन की बात करें, लेकिन ये वैक्सीन कैंसर होने से पहले नहीं, देखिए पहले आप सोचिए, बल्कि बाद में लगा दी जाएगी। पहले लगाई जानी चाहिए लेकिन ये बाद में लगाई जाएगी। कैंसर स्पेशलिस्ट MD मॉरी मार्कमैन का कहना है कि कैंसर की वैक्सीन बनाना बायोलॉजिकल तौर पर असंभव है। कैंसर के लिए कोई टीका नहीं हो सकता क्योंकि कैंसर कोई बीमारी नहीं है, कैंसर कोई फ्लू नहीं है, कैंसर कोई कोरोना नहीं है, कोई ऐसी आम बीमारी नहीं है। ये शरीर में हजारों अलग अलग स्थितियों का परिणाम है। फिर भी वैक्सीन कुछ कैंसरों की रोकथाम में जरूरी रोल निभाती है। ये वैक्सीन कैंसर रोगियों को उपचार के दौरान सुरक्षा देने में जरूरी टूल हैं।
क्योंकि कैंसर मरीज को इलाज के दौरान दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर वैक्सीन की खास बात यह है कि ये कभी कैंसर होने से पहले नहीं दी जाती, बल्कि ये उन लोगों को दी जाती है जिन्हें कैंसर का ट्यूमर है, जो कैंसर से परेशान है। उनके लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। थोड़ा समय लगेगा, मैं आशा करता हूं जल्दी आए, भारत में, पूरी दुनिया में उपलब्ध हो। ये वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ये पहचानने में मदद करती है कि कैंसर सेल्स कैसे दिखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स के बारे में भी आपको बता दें कि कैंसर वैक्सीन बनाना मुश्किल क्यों है, इसमें मुश्किलात क्या हैं वो भी आप जान लीजिए। कैंसर सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल से बनते हैं जो इम्यून सेल्स को दबा देते हैं। अगर कोई वैक्सीन इम्यून सेल्स को एक्टिव कर भी दे तो हो सकता है कि वो इम्यून सेल्स ट्यूमर के अंदर प्रवेश ना कर पाएं। कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तरह ही होती हैं और इस वजह से इम्यून सिस्टम को ये उतनी खतरनाक नहीं लगती। इससे इम्यून सिस्टम के लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है। अगर कैंसर का एंटीजन सामान्य और असामान्य सेल्स दोनों पर मौजूद होता है तो वैक्सीन दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कई बार कैंसर ट्यूमर इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इम्यून सिस्टम इससे लड़ नहीं पाता। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है। इस वजह से कई लोग वैक्सीन लगाने के बाद भी रिकवर नहीं कर पाते हैं। अब कौन कौन से देश कैंसर वैक्सीन बना रहे हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि भाई हथियार ही नहीं बना रहे, गोला बारूद ही नहीं बना रहे, वैक्सीन भी बना रहे हैं। कौन कौन से देश जान लीजिए। ब्रिटिश सरकार जर्मनी की बायोनटेक के साथ तो अमेरिका फार्मास्यूटिकल कंपनियां मॉडर्ना और मर्कस्किन कैंसर की वैक्सीन बना रही हैं। इसके पहले चरण के ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि 3 साल के उपचार के बाद त्वचा कैंसर से मौत की दर आधी रह गई है। ये फायदा देखिए, अगस्त में अमेरिका समेत 7 देशों ने फेफड़े के कैंसर यानी लंग कैंसर, पहले स्किन कैंसर की बात की, अब लंग कैंसर की बात करते हैं। अगस्त में अमेरिका समेत 7 देशों ने फेफड़े के कैंसर की वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने रीढ़ और ब्रेन में होने वाले एक ट्यूमर के 4 मरीजों पर वैक्सीन का ट्रायल किया था। भारत में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को कैंसर होता है, ये भी आप समझ लीजिए। भारत के आंकड़े आपको बताता हूं, जहां भारत में 2022 में कैंसर के 14,13,000 नए केस सामने आए थे। इनमें 7,22,000 महिलाओं में, जबकि 6,91,000 जो पुरुष हैं उनमें कैंसर पाया गया था। लगभग 1 लाख से ज्यादा का आंकड़ा यहां पर, ऑलमोस्ट मान लीजिए, गैप थोड़ा कम कर लीजिए, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा जो है वो थोड़ा ज्यादा यहां पर प्रतीत होता है। अब देखिए 2022 में 9,16,000 जो मरीजों को कैंसर से जो है वो मौत हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स के बारे में भी आपको बताते हैं। भारत के पास सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन, जी हां, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 साल में देश में अलग अलग तरह के कैंसर से 23,68,000 मौतें हो चुकी हैं। 42 लाख नए केस मिल चुके हैं। इनमें अकेले 2022 में ही 14 लाख नए कैंसर मरीज थे। 9,16,000 मौतें हुई हैं। यह बीमारी 12% की दर से बढ़ रही है। फिर भी देश में अभी एक ही कैंसर वैक्सीन उपलब्ध है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार किया जा रहा है। यह सर्वाइकल कैंसर को रोकने में कारगर है। यह कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV से होता है। देश में हर साल करीब 70,000 महिलाएं इस कैंसर से जान गंवा देती हैं। स्वदेशी वैक्सीन 6 प्रकार के HPV संक्रमणों से बचाती है। 5 साल में भारत में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का आकलन है कि 5 साल में देश में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती कम उम्र में कैंसर का शिकार होने की है, यानी छोटे बच्चों को या फिर कम उम्र वाले लोगों को। नेचर जनरल में प्रकाशित एक रिसर्च के अनुसार कम उम्र में कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में हमारी लाइफस्टाइल है। ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र से पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा हो रहे हैं। भारत में ब्रेस्ट, मुंह, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अब संभव है कि भारत के रूस से अच्छे संबंधों का फायदा ये जरूर मिले कि ये वैक्सीन जल्द ही भारत में भी आ जाए, और आपको भी उन सारी बातों का पालन करना चाहिए कि आप कैंसर से बचें। अच्छा लाइफस्टाइल अपना रखें, अच्छा खान पान खाएं, ताज़ा खाना खाएं, फ्रिज में पड़ा हुआ खाना खाने से बचें, माइक्रोवेव का इस्तेमाल भी कम करें। प्रोसेस्ड फूड से आप जितना बचेंगे, मतलब पैकेज्ड फूड्स जितना बचेंगे, उतना आपको लाभ होगा।
चलिए, ये मैंने आपको कैंसर के बारे में बताया। खुशखबरी, ये मुद्दा चाहे हम टीआरपी के लिए ना उठाएं, लेकिन आपके हित के लिए हमने उठाया ताकि आप जानें कि कैंसर की दवा आ चुकी है। अब पोल के माध्यम से जो प्रश्न हमने आपसे पूछा था ट्विटर पर यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको बता दें कि विश्व भर में भेजी जाए ये वैक्सीन, हाँ या ना में प्रश्न था। तो लोग कहते हैं सभी का भला करना है। 98% लोगों ने कहा है कि विश्व भर में भेजी जाए ये वैक्सीन। बालों की बात करूंगा, गंजों की बात करूंगा, गंजेपन के इलाज की बात करूंगा और जिहादियों की बात करूंगा। हिंदुओं को ठगने के लिए जिहादी कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। साथ ही अपने गजवाए हिंद को पूरा करने के लिए पैसों का इंतजाम भी तो करना है, वो भी तो कर रहे हैं। यूपी के मेरठ से आया मामला इसकी एक झलक मात्र है। हुआ यूं कि गंजेपन से परेशान लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कुछ लोग सामने आए और जो दावा कर रहे थे और जो दवा वो दे रहे थे वो भी सिर्फ 20 रुपए की थी। यानी कि हर आम नागरिक के जद में थी, हर आम आदमी उसको ले सकता था, जिसको सुनने के बाद एक भीड़ इन जिहादियों के बताए पते पर पहुंच गई। वीडियो में भी दिख रहा है कि कैसे लंबी लंबी लाइनें लगा लोग अपने नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं और ये जिहादी कुछ चीज लोगों के सिर पर लगा रहे हैं। लेकिन इन लोगों की दवाई से बाल तो आए नहीं, उल्टा लोगों के सिर के बाल और उड़ गए और बाल चले गए, जिसके बाद 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान सलमान, इमरान और समीर के तौर पर हुई है। जनता को ठगने के इस काले धंधे में अब तक ये जिहादी लाखों रुपए कमा चुके हैं, ये गंजे जिहादी जिनकी मैं बात कर रहा था। सबसे हैरत की बात तो तब सामने आती है कि गंजापन का इलाज करने वाले फ्रॉडबाजों के खुद के सिर पर बाल नहीं थे। जनता क्या ये नहीं देख पा रही थी? वो भी गंजे घूम रहे थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के बाद जब जांच शुरू की तो एक बड़ा खुलासा हुआ। छानबीन में सामने आया कि ये लोग कई शहरों में कैंप लगाकर लोगों को लूटते थे और एक बार दवाई के बदले 300 रुपए वसूलते थे। पुलिस को अब भी फरार आयोजक की तलाश है। इनमें से फरार भी एक जिहादी चल रहा है। देखिए, खुद गंजा है और ये तेल लगा रहा है, ये बाल उगा के दिखाएगा। तो ये जिहादी की आप सोचिए, मार्केटिंग की भी एक स्ट्रैटेजी होती है लोगों को बेवकूफ़ बनाने की, और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का ज़्यादा प्रयास करते हैं। ये आरोपी बिजनौर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड में लोगों को झांसे में लेकर दवाई बेचकर लाखों रुपए कमा भी चुके हैं, लाखों करोड़ों ही कमा चुके होंगे। पुलिस अब आयोजक की तलाश में जुट गई है। खास बात यह है कि ये आरोपी खुद गंजे हैं, जैसा मैंने पहले बताया। पुलिस भी हैरान है कि जो खुद गंजा है तो दूसरों के बाल उगाने की गारंटी कैसे ले सकता है। पिछले कुछ दिनों से दवा लगवाने के लिए यहां लोगों की भीड़ लग गई थी। भीड़ इतनी थी कि यातायात व्यवस्था भी बिगड़ गई थी। मूर्खों की कमी नहीं है, वो लंबी लंबी लाइन लगाकर आते हैं जो मूर्ख बन जाते हैं। इसके वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। आरोपियों ने यहां दावा किया है कि दवा लगाने आए बड़ी संख्या में लोगों को पहले पूरी तरह गंजा होकर आने के लिए कहा जाता है। यानी जो भी यहां पर आएगा उसको पूरा गंजा होकर आना होगा, क्योंकि तब वो कहते हैं कि इसके बाद दवा असर करेगी। यानी कि जो बचे हुए बाल थे वो भी इन जिहादियों ने उड़वा दिए। और उससे भी बड़ी बात यह कि इतनी भीषण सर्दी में दवा लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पूरी तरह गंजे होकर आए हैं और दवा लगवाई भी। आरोपी लोगों से 20 रुपए एंट्री फीस और 300 रुपए दवा के वसूलते थे। और अब सोच लीजिए, ज्यादा संख्या में लोग अगर आएंगे तो वो 300-320 करते करते हजारों, लाखों और फिर अंततः ऐसा चलता रहा तो करोड़ों में ये पूरा जो है आंकड़ा पहुंच जाएगा। पता तब चला जब लोगों के बाल इनकी दवा से उड़ने लगे, इन्फेक्शन हो गया, लोगों को दिक्कत होने लगी। तब पता लगा कि कभी किसी ऐसे हकीम से आपको दवा नहीं लगानी चाहिए जिसके बारे में आप जानते नहीं। मेडिकल साइंस इतनी पड़ी हुई है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और आप इन गंजों से अगर आप तेल यानी दवा लगवाएंगे, तेल खरीदेंगे तो आप भी मूर्ख बन जाएंगे। और ये जिहादियों का प्लान तो है ही। अब देखिए कैसे ये पंजे में फंसे थे पुलिस के, वो भी आपने देखा। इन्होंने दवाई बेचने का प्रयास किया। इन्फेक्शन जब लोगों को हुआ, परेशान जब वो हुए, तब इनकी जो पोल खुली कि भाई जो खुद गंजा है वो अगर तेल बेच रहा है, चालाकी वो कर रहा है और उस दवा से आपको सर में खुजली होती है, इन्फेक्शन होता है, तो अब सावधान हो जाना चाहिए। और एक ये नसीहत की तरीके से, एक सीख की तरीके से हिंदुओं को लेना चाहिए कि भाई हकीमों से बच के रहो, सावधान रहो। वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस पोल के लिए जो आपके लिए हमने दिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, वो भी आपको दिखा देते हैं। पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हकीमों से रहना होगा हिंदुओं को सावधान। 99% लोगों ने कहा है कि भाई हां, सावधान रहो, डॉक्टर को दिखाओ या किसी वैद्य को दिखाओ तो ज्यादा बेटर है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान माना जाता है।
कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पे ही वास करते हैं। ऐसे में बुधवार को जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई, तब दोनों देश अपने रिश्तों में सुधार को लेकर तत्पर दिखे। इसी दिशा में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उठाया गया। फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये बात कही जा रही है। भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर अब सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 5 साल के अंतराल के बाद विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं दौर की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच बीजिंग में 6 मुद्दों पर सहमति बनी और इस बातचीत के बाद भारत के श्रद्धालुओं को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से बंद है, जिसमें मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने और भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। अब क्यों बंद हुई थी यात्रा, ये भी समझ लीजिए। चीन हमेशा उस मौके की तलाश में रहता है जिससे वे भारत को परेशान कर सके। कभी वे भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर परेशान करता है, तो कभी सीमा विवाद करके। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। बीते समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने करीब 50,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत चीन के खराब होते संबंधों के कारण चीन ने भारतीयों के लिए नए परमिट भी जारी करना रोक दिया। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2020 से बंद है। कोरोना को यात्रा बंद होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन असल में 2020 से भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह यात्रा बंद की गई है। चीन ने इस यात्रा पर कई पाबंदियां लगाई, जिनकी वजह से भारतीयों के लिए यह यात्रा करना मुश्किल हो गया है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की फीस तक बढ़ा दी थी। साथ ही चीन ने यात्रा करने के लिए नियम बेहद सख्त कर दिए, जिसके कारण मानसरोवर यात्रा लगभग बंद हो गई थी। अब क्या है यात्रा का चीन से कनेक्शन? कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन का एक गहरा कनेक्शन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए चीन की अनुमति जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है ये पूरा पर्वत। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना पड़ता है। चीनी सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुमति तो देती है, लेकिन यह अनुमति प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा से चीन को पर्यटन से जुड़ी हुई आय होती है। चीनी सरकार ने यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। सड़कों और आवास की सुविधाओं का भी निर्माण किया है। अब क्या है मानसरोवर यात्रा? कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लीपू लेक दर्रे से होती है। ये यात्रा जून महीने में शुरू होती थी, जबकि इसकी तैयारी जनवरी में ही शुरू हो जाती थी। ये यात्रा तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा को संदर्भित करती है। ये दोनों स्थल ही हिंदू धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया माना जाता है। ये झील तिब्बत के उच्च यानी पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 4,590 मीटर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील में स्नान भी करते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा से चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जो दोनों देशों के बीच धार्मिक संबंध को स्थापित करता है। अब यात्रा के लिए 3 मुख्य मार्ग क्या हैं, वो भी आप जान लीजिए। पहला मार्ग लीपू लेक दर्रा मार्ग है। ये मार्ग भारत के उत्तराखंड राज्य से शुरू होता है और तिब्बत में प्रवेश करता है। अब दूसरा मार्ग नाथुला दर्रा मार्ग। ये मार्ग भारत के सिक्किम राज्य से शुरू होता है और तिब्बत में प्रवेश करता है। अब तीसरा मार्ग जान लीजिए, यह है शिगात्से मार्ग। यह मार्ग तिब्बत के शिगात्से शहर से शुरू होता है और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। अब मानसरोवर यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जान लीजिए। पासपोर्ट इसमें महत्वपूर्ण है। यात्रा के लिए एक वैध पासपोर्ट जरूरी है। इसमें वीजा भी चाहिए। तीर्थयात्रियों को तिब्बत के लिए वीजा प्राप्त करना होता है।
अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जान लीजिए, वो भी आवश्यक है। तीर्थयात्रियों को एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होता है जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की पुष्टि करता है। यात्रा बीमा यानी ट्रैवल इंश्योरेंस। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रा बीमा आवश्यक है जो तीर्थयात्रियों को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करता है। तो ड्रैगन की नाक के नीचे हर हर महादेव और कैलाश पर मोदी का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है और चीन को बैकफुट पर धकेल दिया गया है और हिंदुस्तान ने जब से नकेल कसी है। कमाल यह हुआ है कि मानसरोवर यात्रा अब बहाल हो जाएगी। तो ये चीन का मुद्दा था जो आपके सामने हमने आज रखा। तो मानसरोवर यात्रा पूर्ण यहां पर दोबारा से हो जाएगी। तो चीन की बात अगर जिस तरीके से हमने कही तो मानसरोवर की बात आपको बताई। अब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये भारत के निवासियों के लिए और भोले के भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी तो ये तमाम परमिट्स तो लगेंगे, वो तमाम बातें तो आएंगी, लेकिन भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छा है। वो रास्ता चीन से होकर गुजरता है जिसमें इसका अब उसको परमिट जो है भारत को मिल जाएगा और सभी को लाभ होगा। अब बात करेंगे राहुल गांधी की। संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर गुरुवार को संसद भवन परिसर में भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के सामने बीजेपी सांसदों के उतरने से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब इस हंगामे में राहुल गांधी ने बीजेपी के सांसदों के साथ धक्का मुक्की की है, जिसमें बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। इस दौरान जब ओडिशा के बीजेपी सांसद घायल हो गए तो वडोदरा के सांसद हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के पास जाकर विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, वे राहुल गांधी को बुलाकर प्रताप सारंगी के पास लेकर आए। यहां पर खड़े बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप लगाया। वडोदरा सांसद ने राहुल गांधी से कहा, देखिए आपने क्या किया है। संसद भवन परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सामने आया है। वही धक्का मुक्की के आरोप पर राहुल गांधी ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि बीजेपी के सांसद उन्हें संसद में जाने से रोक रहे थे। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की की गई। राहुल गांधी का आरोप है कि मुझे बीजेपी के सांसद धमका रहे थे, धक्का दे रहे थे, परेशान कर रहे थे। उन्होंने मुझे धक्का दिया, लेकिन हमें धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी बीजेपी सांसदों ने धक्का मुक्की की है। लेकिन इससे पहले संसद भवन परिसर में हुई धक्का मुक्की के दौरान हेमांग जोशी ने राहुल गांधी के सामने विरोध व्यक्त किया। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राहुल गांधी से माफी की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा, राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया, जिसके बाद मैं नीचे गिर गया। मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गया। अब इस मामले पर राजनीति पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है, जिसके संदर्भ में अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। आप भी सुनिए ये हमले किस तरीके से हो रहे हैं। राहुल गांधी और उनके एमपी जबरदस्ती घुस करके अपना शारीरिक प्रदर्शन जो किया है, ये बहुत गलत हो गया है। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज प्रताप सिंह सारंगी जी और मुकेश राजपूत जी को बहुत बुरी तरह घायल कराया। जोर से धक्का दे करके खून निकलने तक, सर पे चोट आने तक राहुल गांधी जी ने जो फिजिकल असॉल्ट किया है, धक्का मुक्की जो किया है, मैं सबसे पहले उसको खंडन करना चाहता हूं। मैं अभी सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? हम लोग तो बहुत संयम से अपने आप को मेंटेन किया है। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।
अब मुझे समझ में नहीं आता, राहुल गांधी ऐसी गुंडागर्दी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, सांसदों को पीटा जाएगा? ऐसा आचरण आज तक भारत के संसदीय इतिहास में देखा नहीं गया। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में हार गए तो खींच संसद के अंदर क्यों उतार रहे हैं? हमारे प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत, एक उड़ीसा से एक उत्तर प्रदेश से, दोनों सांसदों को गंभीर चोटें लगी है। बाकी कुछ और भी जिनको धक्कामुक्की हुई है, ऐसे 4-5 सांसद हैं जिन्होंने अलग अलग आकर के शिकायत दर्ज कराई है। देखिए, ये जो मकर द्वार है, ये लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के आने जाने का एक स्थान है। ये जब से सत्र चला तब से वो आंदोलन कर रहे हैं, प्ले कार्ड लेकर के भी आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सांसदों को आने से रोक रहे हैं। तो आज पहली बार एनडीए और बीजेपी और एनडीए के साथियों ने आज यहाँ प्रदर्शन किया, तो उनको लगा कि ये तो हमारी जागीर है। ऐसा थोड़ी होता है, सभी सांसदों को, अगर तुम कर रहे हो तो प्रदर्शन, वैसे वो प्रदर्शन की जगह नहीं है, लेकिन तुम कर रहे हो तो फिर हमारे भी सांसदों ने आज वहां किया। तो वो तो जैसे देखें कि भी एकदम शारीरिक प्रदर्शन करते हुए, धक्का मुक्की करते हुए आए, चीरते हुए भीड़ को, जबकि रास्ता था आने जाने का। देखिए, जैसे एक सांसद आहत हो गया और जिस तरीके के आचरण एक एलओपी के द्वारा, और कांग्रेस जैसे ऐसी पुरानी पार्टी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी, उसके द्वारा जिस तरीके का आचरण दिखा गया, ये सच में डेमोक्रेसी को शर्मसार कर देने वाली घटना है। कांग्रेस एक जमींदारी मानसिकता से ग्रसित है, जो समझते हैं कि गांधी परिवार के लोग ही सिर्फ पीएम बन सकते हैं या ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकते हैं। जब एक गरीब का बेटा ऐसे पद पर पहुंच गया, वो तब से इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं, और यही ये जो डिप्रेशन है, इसका ही ये एग्जीबिशन है। देखिए, ये अभद्र भी था, अशोभनीय भी था और अस्वीकार्य भी है। लोकतंत्र में हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के जो है शारीरिक रूप से इस तरह से किसी को चोट पहुंचाना नितांत अस्वीकार्य है, निंदनीय है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व का व्यवहार जो इसको लेकर के था, एक तरफ जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया, संविधान को बार बार कुचलने का षड्यंत्र किया, और अपने आप को हमेशा संविधान कानून से ऊपर जिस तरह से समझा है, परिवार ने अपने आप को देश को अपनी जागीर जिस तरह से समझा है, आज एक बार फिर उन्होंने इसी तरह का प्रदर्शन करके, इसी तरह का आचरण और व्यवहार करके इस बात को दिखाया कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके मन में, उनके विचार में, मस्तिष्क में कोई आस्था नहीं है। ये निंदनीय है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को इसके लिए माफी मांगना चाहिए। कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया, और आज फिर से इन्होंने एक नया चलिए, आपने पूरी प्रतिक्रिया सुनी और बात भी समझ गए। अब पोल के माध्यम से जो हमने आपसे प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। राहुल को मांगनी चाहिए क्या माफी? हाँ या ना में जवाब देना है। 97% लोगों ने कहा हाँ, 3% लोगों ने कहा ना। अब बात करेंगे संभल की, जहां से शुरू हुआ बंद मंदिरों के मिलने का सिलसिला। बरेली, हरिगढ़ और वाराणसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, जिसके बाद अब हिंदू संगठन हर उस जगह उन मंदिरों की तलाश में लग गए हैं जिसका जिक्र किसी धार्मिक ग्रंथ में है या फिर जहां अवैध कब्जे की शिकायत है। पूरे देश में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बंद पड़े मंदिरों की खोज शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत संभल से हुई, जहां पर एक के बाद एक ऐसे मंदिर मिलते जा रहे हैं जो कई सालों से, यानी कितने ही सालों से बंद थे। संभल के बाद वाराणसी के मुस्लिम इलाके में सिद्धेश्वर मंदिर मिलने का दावा किया गया। इसके बाद हरिगढ़ के मुस्लिम इलाके में बंद शिव मंदिर को ढूंढ निकाला गया, तो वहीं बरेली में एक ऐसे मंदिर का ताला खोला गया जिस पर एक मुस्लिम परिवार का कब्जा होने का आरोप लगा है।
इसके बाद अब जिला प्रशासन ने भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यहां बात सिर्फ इन जगहों की ही नहीं है, ये कहानी हर उस इलाके की है जहां मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान के ही मुस्लिम बहुल इलाके हों। भारत में जहां कहीं भी मुस्लिम आबादी बढ़ी है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना ही पड़ा है। आज संभल के बाद उत्तर प्रदेश से होते हुए मंदिरों के खुलासे, मूर्तियों से लेकर कूप तक के मिलने के सबूत मुसलमानों की इसी कार्यप्रणाली को दर्शा रहे हैं। और संभल में जारी इसी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली विभाग ने सुबह तलाशी जब ली, बिजली चोरी के आरोप उन पर लगे। बर्क के घर वालों ने बिजली मीटर वालों पर धमकी दी। जियाउर रहमान बर्क के पिता यानी ममलूक उर रहमान के खिलाफ भी धमकी के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि बर्क के परिसर में 2 बिजली कनेक्शन हैं। एक कनेक्शन सांसद बर्क के नाम पर रजिस्टर्ड 2 किलोवाट का, दूसरा उसके मृतक दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर। ये तमाम आरोप हैं। अखिलेश यादव बचाव यहां पर कर रहे हैं, लेकिन राजनीति कैसे हो रही है ये भी देखिए। विद्युत विभाग द्वारा विद्युत चोरी के प्रकरण में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो कि लाइन बाईपास करके विद्युत चोरी का प्रकरण है। द्वितीय, उन्होंने यह बताया है कि विद्युत चेकिंग के दौरान उनके द्वारा उनके पिता श्री ममलूकुर रहमान बर्क द्वारा उनके परिवार को धमकी दी गई। इस संदर्भ में साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है और तहरीर प्राप्त करते हुए अभियोग पंजीकृत किया जाएगा एवं साक्ष्य के क्रम में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 5 लोग थे, जो है 2 जेई 2 एसडीओ जी, एक स्टाफ जो 5 लोग थे। जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोल नहीं, चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जेई को धमकी दिया, तो जेई अभी बताएंगे, एफआईआर उसका लिख रहे हैं। टोटल 16.5 किलोवाट का लोड, वो तो मैंने बता दिया पहले। 2 किलोवाट का कनेक्शन था, 2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक इनके माननीय सांसद जी के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से। एफआईआर कराया है, अभी एक एफआईआर कराया है बिजली चोरी माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के खिलाफ किए गए। वही कैलकुलेशन के लिए जा रहा हूँ, कैलकुलेट कर लूँ, उसके बाद मैं बता देता हूँ। नहीं, जो आगे वाला मीटर था उस पे 5.5 किलोवाट लोड आ रहा था। पीछे वाले का दूसरे एसडीओ साहब ने नोट किया है, वो उनसे अभी ले लूँ। घर में जो विद्युत के जितने भी जो लोड होते हैं उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वही किया है। ये रेगुलर जो हमारा अभियान चल रहा है विद्युत चोरी के विरुद्ध, उसी के क्रम में ये चेकिंग चल रही है। इनपुट जो पहले से थे कि प्रॉपर जो है बिजली को जो वैध तरीके से जिस तरह से उसका कनेक्शन होता है और जिस तरह से प्रॉपर उसके एसओपी है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, उस क्रम में हम लोग। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देखो ना, धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है। और संभल कस्बे में वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है। और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन को कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। उन्हीं के अधिकारियों ने किया है, खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुँचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी। चलिए, इस खबर पर भी हमने पोल के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछा, वो भी दिखा देते हैं।
सपा सांसद पर हो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, ये हमने पूछा तो आपने जवाब दिया। 96% लोगों ने कहा हां और 4% लोगों ने कहा ना। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने वजूद को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए पाकिस्तान सरकार नए नए तरीके अपना रही है। अब पाक सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा खूब वायरल हो रही है। दरअसल पाकिस्तान सरकार ने बुधवार को संसद में एक विधेयक पेश किया जिसमें टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने वालों के बैंक खाते खोलने और 8 सीसी से अधिक की कार खरीदने पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्स की चोरी करने वालों के खिलाफ सरकार के उपायों के तहत कर कानून संशोधन यानी अमेंडमेंट विधेयक 2024 पेश किया। संशोधन में प्रस्ताव किया गया है कि टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने वालों को एक निश्चित सीमा से अधिक शेयर खरीदने और बैंक खाता खोलने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ऐसे लोग एक निश्चित सीमा से अधिक लेन-देन बैंक के माध्यम से नहीं कर पाएंगे। विधेयक में कहा गया है कि संघीय राजस्व बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले व्यवसायियों को बैंक खाते फ्रीज भी कर दिए जाएंगे और उनकी संपत्ति ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। बिक्री कर रिटर्न दाखिल करने के लिए संबंधित निकाय में रजिस्ट्रेशन ना करने पर एफबीआर बैंक खाते फ्रीज करने और संपत्ति होती है हस्तांतरण पर रोक लगाने में भी सक्षम होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन के 2 दिन बाद उनके खाते फिर से बहाल कर दिए जाएंगे। अब विधेयक में कहा गया है कि ये प्रतिबंध संघीय सरकार की मंजूरी के बाद लागू होंगे। बता दें कि ये विधेयक ऐसे समय में आया है जब सरकार इस साल सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पैकेज प्राप्त करने के लिए किए गए सौदे के अनुसार राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। पाकिस्तान ने वित्त वर्ष 24-25 में बहुत बड़ा कर्ज यहां पर लिया था और ये परेशानी अब उसके लिए बढ़ती जा रही है। इसलिए अंततः उनको ये करना पड़ा कि भाई अब जनता को वहां की टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स दिए बिना वो बच नहीं सकते, वरना उनको पैसा और बिल्कुल नहीं मिलने वाला। तो चलिए, ये आज के मुद्दे थे जिनके बारे में आपको अवगत किया। अब आज्ञा दीजिए, कल फिर नए मुद्दे लेकर मैं शिवम दत्त मेहता आऊंगा। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।